दोस्तों नमस्कार। मीडिया आज के इस दौर में शब्द को सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आते हैं? मीडिया कहने के लिए हमारे देश के लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ। तथाकथित इसलिए क्योंकि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया अब हमारे बीच नहीं रहा। इसीलिए आज इस शोक सभा का आयोजन किया है। मिलके मातम मनाएंगे। दरअसल ये वो मीडिया है जो मीडिया ही नहीं है। इसे हमारे मुद्दों से हमसे फर्क ही नहीं पड़ता। आजकल कोई मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहा। टीवी खोलिए, नेशनल मीडिया, टीवी पे हर समय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। बच्चों टाइम में मोदी जी की आरती चल रही है। टीवी पे शो देखिए क्या चल रहे हैं। टीवी पे शो चल रहा है योगी आदित्यनाथ के बाल क्यों नहीं बड़े होते। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? अब इन मोहतरमाओं को देख लीजिए कि महिला सुरक्षा को लेकर के कितनी सीरियस हैं। कब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे? आज अयोध्या में हम इसलिए हैं क्योंकि अयोध्या को सेंटर पॉइंट बना दिया गया है इस वक्त इस पूरे मुल्क का। अयोध्या में अब हम उस जगह आ गए हैं जहां राम मंदिर का ये मॉडल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई 5 सेकंड में खत्म हो गई। सवाल ये कि कांग्रेस साफ क्यों नहीं करती है कि वो राम मंदिर के साथ है या राम मंदिर के खिलाफ है। खुद को जनेऊधारी हिंदू और शिव भक्त बताने वाले राहुल गांधी राम मंदिर मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? कि क्या राहुल गांधी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं? टेंपल रन। क्या राम पर सुविधा की सियासत करती है कांग्रेस? ताल ठोक के ये सवाल पूछेंगे कि श्री राम मंदिर का निर्माण रोकने वाले रावण है कौन? राम मंदिर की स्क्रिप्ट तय, सिर्फ एक्शन बाकी है क्या? क्या मुसलमान वाकई राम राज्य अयोध्या में लेकर आएंगे? क्या मुसलमान राम मंदिर के लिए तैयार हैं? सवाल तो बिल्कुल सीधा सा है। कश्मीर मुसलमान का या कश्मीर हिंदुस्तान का? मुसलमान हिस्सेदार या किराएदार? और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे। महिलाओं के लिए कितने दिनों तक आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए? न्यूज चैनलों पर ड्रामा चल रहा है। पंडित संदीप पात्रा जी, आप बताएं सेतु समुद्रम के नाम। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर, एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं आपको। अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं तो मशरूम खाइए। देखिए इस खबर को। तो मशरूम खाओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाओ। चौंकने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। जी हाँ, मशरूम खाइए और मोदी बन जाइए। क्या हुआ, हंसी आ रही है आपको? ये बात हंसने की नहीं है। ऐसे ही उल्टे सीधे प्रोग्राम चला करके और न्यूज़ चैनलों पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चला करके आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया गया है। और अब आप लोगों को भी आपके मुद्दों से फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ महानुभावी तो इस रिसर्च में लग जाते हैं कि साईं बाबा का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था या मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप हंसिएगा मत प्लीज। मुस्लिम परिवार में हुआ था साईं का जन्म? क्या साईं बाबा का जन्म हिंदू परिवार में हुआ? इंटरव्यू में सवालों के नाम पर नौटंकी चल रही है। कभी ये पूछा जा रहा है कि आप पर्स रखते हैं, तो फिर कभी ये पूछा जा रहा है कि जन्माष्टमी आ रही है, नवरात्रि आ रही है, तो क्या आप व्रत रखेंगे फिर से? तो कभी ये पूछा जा रहा है कि आप डाइटिंग करते हैं, खाना क्या बना लेते हैं, अच्छा खिचड़ी पसंद है आपको? इस तरह के सवाल नेताओं से पूछे जा रहे हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपने जेब में पर्स रखते हैं क्या? आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी। मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? आप कैलोरी कॉन्शियस हैं कि इतनी खा ली आज कैलोरी, थोड़ा कम खाएं? नहीं, मैं ऐसा दिमाग खपाता नहीं। मुझे जहाँ तक याद है, आपने एक बार मुझे बताया था कि आपको खिचड़ी बहुत पसंद है और खिचड़ी आप खाते रहते थे। क्या क्या बना लेते हैं आप? ये सब कुछ बनाता हूँ। सब कुछ? रोटी बेलनी भी आती है आपको? हाँ, सब कुछ बनाता हूँ। पूरा मतलब खाना तैयार कर सकते हैं। ये कैसे सीखा आपने? अभी 5 साल में कभी आप किचन में जा पाए? मुझे आपने कभी गुल्ली डंडा खेला? फिल्में देखते हैं आप? कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हो? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? आपकी एक्सपायरी डेट है मोदी जी। आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? मैं कभी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने पिछले 5 सालों में कुछ लिखा? बस सिंपल बात है, मुश्किल काम नहीं है।
कुछ लोग मोदी जी की किस्मत से क्रिकेट जीतने की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि चांद पर होगा मोदी मोदी, तो कुछ कह रहे हैं चांद मोदी की मुट्ठी में। तो कुछ पत्रकार तो सीधा चांद पर ही पहुंच गए अपनी पत्रकारिता करने के लिए। ऐसे और भी कई ज़रूरत से ज़्यादा महान प्रोग्राम हैं जो इस कबाड़ मीडिया ने अपने चैनलों पर चलाए हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और फिर जो पत्रकार अपना काम निष्ठा से ईमानदारी से करते हैं उनके साथ क्या होता है? उनकी नौकरियां चली जाती हैं, उनको बदनाम किया जाता है। अगर वो पत्रकार एक महिला पत्रकार हो तो उनको बलात्कार करने की धमकियां दी जाती हैं। उनके चेहरों को एक पॉर्न वीडियो के साथ जोड़ जोड़ करके सर्कुलेट किया जाता है। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, कई पत्रकारों की तो हत्या तक करवा दी जाती है। देखिए 23 दिसंबर 2019 को स्क्रॉल में छपी इस खबर को, जिसके मुताबिक 2014 से अब तक यानी 2019 तक 40 पत्रकारों की हत्या करवा दी गई और 200 पर गंभीर हमले हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनमें से कई हत्याएं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, धार्मिक और सामाजिक गिरोहों द्वारा कराई जाती हैं। अब इसके बाद 19 दिसंबर 2018 को द क्विंट में छपी इस खबर को ध्यान से देखिए, जिसके मुताबिक 5 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। इनके नाम आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये पहला नाम शुजात बुखारी, राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी और उनके 2 गार्डों की 14 जून को जम्मू कश्मीर प्रेस एनक्लेव में संदिग्ध आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दूसरा नाम आपकी स्क्रीन पर नवीन निश्चल, 25 मार्च को बिहार के भोजपुर जिले में दैनिक भास्कर के पत्रकार नवीन निश्चल और एक अन्य फ्रीलांस रिपोर्टर विजय सिंह को एसयूवी ने उड़ा दिया। खैर, फाइनली गड़ानी पुलिस स्टेशन के पास नहासी पर इन दोनों की भी मौत हो गई। तीसरा नाम आपकी स्क्रीन पर अच्युत्यानंदा साहू, छत्तीसगढ़ में चुनाव से कुछ दिन पहले दूरदर्शन के कैमरा पर्सन अच्युत्यानंदा साहू 30 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में एक नक्सली हमले में मारे गए थे। साहू दूरदर्शन चालक दल का हिस्सा थे और पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की एक संयुक्त खोज टीम के साथ थे। घटना में 2 अन्य पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। चौथा नाम आपकी स्क्रीन पर चंदन तिवारी, झारखंड में एक हिंदी अखबार के साथ काम कर रहे थे। एक सरकारी योजना में गड़बड़ को उजागर करने के लिए राज्य के छतरा जिले में अपहरण कर पीट कर मार डाला गया। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उसी साल अप्रैल में तिवारी ने स्थानीय पुलिस को सूचित भी किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। तिवारी ने दावा किया था कि पीएम आवास योजना में अनियमितताओं के उजागर होने के बाद उन्हें ग्राम प्रधान के पति महेश डांगी द्वारा धमकी दी गई थी। 5वां नाम आपकी स्क्रीन पर संदीप शर्मा, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अवैध रेत खनन की जांच कर रहे 35 वर्ष के संदीप शर्मा को 26 मार्च को एक ट्रक ने फिर उड़ा दिया। इन्होंने एक सरकारी अधिकारी के बारे में रिपोर्ट की थी जो कथित रूप से रेत माफिया के साथ मिलकर काम कर रहा था। अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने कई मौकों पर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे थे। लेकिन क्या हुआ किसी को नहीं पता। मामला चाहे कलबुर्गी वाला हो, नरेंद्र दाभोलकर वाला हो या गोविंद पानसरे वाला हो, क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उन सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आज आप लोग चुप हैं, एक समय आएगा जब आपको भी बोलना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा। बस तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं कहना चाहता हूं सभी देशवासियों से कि आइए और आवाज़ उठाइए। सही पत्रकारों के लिए जो आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं उनकी आवाज़ बनिए। अब 5 नवंबर 2018 को द वायर में छपी इस खबर को देखिए, जिसके मुताबिक 2017 से नवंबर 2018 के बीच 12 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इनमें से कई पत्रकार अपनी ड्यूटी के दौरान मारे गए और कई कुछ खास इश्यूज पर काम करने की वजह से। अब ये देखिए 27 मार्च 2018 को द वायर में छपी खबर, ब्लैक डे फॉर मीडिया, बिहार में 2 पत्रकारों की हत्या और एक एमपी में। फिर 6 सितंबर 2017 को बीबीसी न्यूज में छपी इस खबर को देखिए, पत्रकार गौरी लंकेश, उन्हें भी मार दिया गया गोली से। आप देखें कि उनकी हत्या के बाद सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था। आपकी स्क्रीन पर ये लोग क्या लिख रहे हैं, सूर्पनखा, और लोग किस तरह के शब्द लिख रहे हैं आप लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुछ लोग मारने वाले को धन्यवाद कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी हत्या का जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग तो इस हद तक गिर गए कि ये देखिए क्या लिख रहे हैं। और ऐसे वाहियात लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं।
आज मैं फिर वही सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे घटिया लोगों को हमारे प्रधानमंत्री क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या इससे उनकी मर्यादा नहीं गिरती? अब ये देखिए द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हाल ही की इस खबर को। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी को कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हत्या के बाद विक्रम जोशी की सिस्टर पायल का कहना था कि अक्यूज के ऊपर कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये देखिए द प्रिंट में छपी इस खबर को। आप लोगों को मामला तो याद होगा, यूपी के मिड डे मील वाला मामला, जिसमें एक पत्रकार पवन कुमार जायसवाल ने ये बताया था कि यहाँ मिड डे मील में गड़बड़ चल रही है, बच्चों को खाने में नमक और रोटी दिया जा रहा है। इस खबर को, इस सूचना को जनता तक पहुंचाने के लिए उनको क्या इनाम मिला? तो उल्टा उन्हीं पर शिकायत दर्ज कर ली गई और लॉजिक ये दिया गया कि ये प्लान तरीके से इन्होंने सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की है। वाह, बहुत शानदार। आपको लगता है कि ये चीज सही है? अगर पत्रकार खबरों को जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो जनता किस आधार पर मूल्यांकन करेगी? अभी ठहरिए दोस्तों, अभी और है। 27 दिसंबर 2019 को द वायर में छपी खबर देखिए। इसमें लिखा है कि 2014 से 2019 के बीच में 200 गंभीर हमले हुए हैं पत्रकारों पर। यह दशा हो चुकी है पत्रकारों की। अब एक बेहद जरूरी खबर, 24 फरवरी 2016 को जनसत्ता में छपी है खबर देखिए। खबर के मुताबिक जी न्यूज के पत्रकार प्रोड्यूसर विश्वदीपक ने चैनल से रेजिग्नेशन दे दिया। दोस्तों, चैनल को छोड़ते समय इन्होंने अपने पोस्ट पर एक सार्वजनिक लेटर भी लिखा था। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को रोक करके इस लेटर को ठीक से ज़रूर पढ़ें। कई सारी ऐसी चीज़ें इस लेटर में बताई गई हैं जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। विश्वदीपक ने अपने इस सार्वजनिक लेटर में उस वीडियो को भी एक्सपोज किया है जिसमें आपको याद होगा कि जी न्यूज़ ने एक वीडियो जेएनयू के संबंध में बार बार अपने चैनल पर चलाया था, जिसमें बताया था कि इस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जबकि उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, भारतीय कोड जिंदाबाद के नारे लगे थे। जेएनयू के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जो लोग भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और देशद्रोहियों से नफरत करते हैं, उन्हें इस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज जरूर सुनाई दी जाएगी। ऐसे और कई मामले हैं। इसी प्रकार सही मायने में पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर लगातार दबाव बनाया जाता है। ऐसा माहौल खड़ा किया जाता है कि जिससे वो खुद ही चैनल छोड़ के चले जाएं या फिर पत्रकारिता करना ही छोड़ दें। रिसर्च करते दौरान आपको बता दें कि ऐसे कई पत्रकारों से हमारी बात हुई जिन्होंने इन्हीं वजहों से, धमकियों की वजह से, माहौल की वजह से पत्रकारिता करना ही छोड़ दिया। आप लोग समझ रहे हैं कि किस मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं। अगर जल्दी ये सिचुएशन नहीं सुधरी, जल्दी ये हालात नहीं सुधरे, तो आप लोगों के मुद्दे उठाना पत्रकार बंद कर देंगे। जो 2-4% पत्रकार उठा रहे हैं ना, वो भी बंद कर देंगे। क्योंकि जब उनके साथ में मिसहैपनिंग होती है, जब उनके साथ में कुछ बुरा होता है, तो आप उनके लिए खड़े नहीं होते, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये समस्याएं आज तो उन तक सीमित हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है ये कल आप तक भी पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी समस्याएं उठाते हैं। अगर इस प्रकार पत्रकारों पर सही खबर ना दिखाने का दबाव लगातार बनाया गया तो जल्द एक समय आएगा कि आप लोगों के बीच में से सही सूचनाओं का तंत्र तक गायब हो जाएगा। फिर आप लोगों की समस्याएं, आप लोगों के मुद्दे ढूंढते रहिएगा इस वाहियात और कबाड़ मीडिया में, जहां पर दिन रात हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान पर, मंदिर मस्जिद पर चर्चा हो रही है। क्या आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोगों की रैंक कहां से कहां पहुंच गई है? 2016 से लगातार हम लोगों की रैंक गिरती जा रही है। 2016 से पहले भी कोई खास रैंक नहीं थी, लेकिन 2016 के बाद से तो और ज़्यादा खराब होती चली गई। आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। 2016 में 180 देशों में 133 नंबर पर, वहीं 2017 में 136 नंबर पर, 3 रैंक नीचे खिसक गए। 2018 में 138, 2 नंबर और नीचे खिसक गए। 2019 में
140 नंबर पर पहुंच गए और 2020 में 142 नंबर पर आ चुके हैं हम लोग। ये हालत हो चुकी है हमारे देश के मीडिया की, और आप लोग हिंदू मुस्लिम और मौलवियों की बाबाओं की डिबेट देखने में लगे हुए हैं, मंदिर मस्जिद की डिबेट देखने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान पर चर्चा देखने में लगे हुए हैं। आप लोगों के मुद्दे कहाँ हैं, ये आप लोग मीडिया से सवाल तक नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, समय जल्दी आएगा जब आप लोगों को बड़ा सबक मिलेगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। यही हाल आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ भी हो रहा है। देखिए इस खबर को, 84 आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिनको मार दिया गया। कई तो ऐसे हैं जो गायब भी हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। तो ये है हमारा महान सिस्टम, आरटीआई एक्ट। मालूम है ना इस कानून के बारे में आपको? वही एक्ट 2019 में अभी आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया और इस एक्ट की टांग टूट गई। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस महान मीडिया की कुछ महानता दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए, ये 19 अक्टूबर 2019 तक न्यूज़ चैनलों पर होने वाली लास्ट 202 डिबेट्स का डेटा है। न्यूज़ चैनलों में आज तक न्यूज़ 18, जी न्यूज़ और इंडिया टीवी जैसे चैनल और इनके महान प्रोग्राम जैसे दंगल, आर पार, ताल ठोक के या कुरुक्षेत्र जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। पाकिस्तान को अटैक करते हुए 79 डिबेट्स, ऑपोजिशन पर हमला करते हुए इंक्लूडिंग नेहरू 66 डिबेट, सरकार की चाटुकारिता में 36 डिबेट्स, राम मंदिर पर 14। हर साल की तरह उस साल भी बिहार में बाढ़ आई, जिस पर सिर्फ 3 डिबेट्स। चंद्रयान मून मिशन 2, रेप केस अगेंस्ट स्वामी चिन्मयानंद सिर्फ 1, पीएमसी बैंक में इतना बड़ा घोटाला हो गया, उस पर सिर्फ 1 शो। उसके अलावा इकोनॉमी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर सुसाइड, गरीबी, कुपोषण, महिला सुरक्षा, एनवायरमेंटल इश्यूज, मॉब लिंचिंग्स, ऐसे किसी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं इन महान प्रोग्राम्स में। कुल मिला के इस मीडिया पर नेताओं की नेतागिरी चल रही है, आपके बच्चों को दंगाई बनाने की ट्रेनिंग चल रही है, और आप लोगों के मुद्दे, आप लोगों की ज़िंदगी के असली मुद्दे वो कहाँ हैं, तो आप ढूंढते रहिए। अगर मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। अब ये एक और डेटा आपकी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 के प्रोग्राम आर पार में, जिसको अमीश देवगन लेके आते हैं, वही वाले, थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोलूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। उसमें 17 मार्च 2020 से 8 मई 2020 तक जो डिबेट्स हुई हैं उनको देखिए। 10वीं डिबेट हिंदू मुस्लिम पे हो रही है, तबलीगी जमात पर 12 डिबेट चल रही है, मोदी की जय जयकार करते हुए 4 डिबेट चल रही हैं, ऑपोजिशन के खिलाफ 4 डिबेट चल रही हैं, शाहीन बाग को लेकर के डिबेट चल रही है 2, कनिका कपूर को लेकर के 1 डिबेट चल रही है, पाकिस्तान को लेकर के 1 डिबेट चली। इसमें कितनी डिबेट आम लोगों के मुद्दे और मुद्दों से जुड़ी समस्याओं पर हुई है, आप खुद देख लीजिए, 0। प्रदर्शन होता रहता है, खबरें वबरें छपती रहती हैं, लोग देखते देखते रहते हैं, होता वता कुछ नहीं है। अंत में व्हाट्सएप में शेयर वेयर करके लोग थक जाते हैं। इन सब चिंताओं को दूर रखने के लिए एक सॉलिड उपाय है। न्यूज़ चैनलों पर राम मंदिर या हिंदू मुस्लिम से संबंधित टॉपिक का कवरेज अदालत से आदेश पास करवा के या संसद से कानून बनवाकर 24 घंटे में से 22 घंटे फिक्स कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए, और बाकी के 2 घंटे में मौसम समाचार दिखाया जाए। और आप लोगों के मुद्दे, आप लोगों की जिंदगी के असली मुद्दे, इस पर भारत के दर्शक तभी सोचें जब न्यूज़ चैनलों के हिंदू मुस्लिम डिबेट से कुछ टाइम मिले। उस टाइम में बिल्कुल कटौती ना करें, यह इस वक्त का नेशनल प्रायोरिटी हो गया है। क्या पता भारत का कुछ अच्छा होने वाला हो इसी डिबेट से, तभी तो दिन रात चैनलों पर यह डिबेट चल रहा है और लोग देख रहे हैं। कब तक आप लोग हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? कब तक मंदिर मस्जिद करते रहेंगे? आखिर एक दिन आएगा जब आपको भी फर्क पड़ेगा कि बारिश होने पर आपके यहाँ बाढ़ क्यों आती है। इतने लोग जो बाढ़ में बह जाते हैं हर साल, वो तकलीफ किसी दिन आपसे भी जुड़ेगी, कभी आपके दरवाजे भी आएगी, शायद तब आपकी आंखें खुलेंगी। ध्यान रहे, बार बार कह रहा हूँ कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। धन्यवाद।